नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं एफपीआरटी की कक्षा में। और मैं स्वागत करता हूं अपने प्रधान श्री राजेश चेतन जी का, जो सुबह सुबह हमारी कक्षा में। राजेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुनील कैसा लग भाई। रहा है, कैसा लग रहा है आपको कक्षा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने पुराने दिन लौट आए हैं। और आज तो वैसे भी बसंत पंचमी है, सरस्वती का दिन है। बहुत आज बढ़िया। तो कक्षा से ही शुरुआत होनी चाहिए, बहुत ही क्योंकि बढ़िया। हम विद्यार्थी हैं सबके सब। तो अच्छा लग रहा है आज, तो बहुत ही कुछ अच्छा लग बताएं, बसंत पंचमी के बारे में कुछ बताएं, प्रकाश डालें सर। रहा है। बसंत पंचमी जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। और मैंने कभी अपनी एक कविता में कुछ यूं कह दिया था। सर्दियों की कपकपी का अंत है, दर पे दस्तक दे रहा बसंत है। फूल केसर का हवा में झूमता, पीत वस्त्रों में सजा जो संत कविता है। ने वीरा भी। काम कोई कैसे बिगड़े इस घड़ी, आशीष हमको दे रहा एक दंत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रकृति का पर्व है, सरस्वती मैया का दिन है। और ऐसा कहते हैं कि इतना शुभ मुहूर्त होता है बसंत पंचमी के दिन कि हम अनबूझ साया बोलते हैं हरियाणा में। मुझे पता नहीं दिल्ली में क्या शब्द प्रयोग करते हैं, कि ब्राह्मण से पूछने की जरूरत नहीं है, आप वैसे विवाह कर सकते हैं। और माघ मेला चल रहा है, आज विशेष स्नान होगा माघ मेले में। तो मैं अपने सब मित्रों को और अपने पूरे पीआरटी परिवार को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। माँ सरस्वती को नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैया से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके जीवन में ज्ञान का दिया जला के रखे, आपको और आगे आप बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। एक बार बोल भी देते, ये कविता मेरी है, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए हमारे इस पे। मेरी कविता है, मैंने हाँ पूरी सुनाई भी नहीं, थोड़े हाँ सी हाँ लाइनें सुनाई मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ। मेरी अपनी कविता है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। और कोई भाई किसी की कोई शेयरिंग है लास्ट वीक? अरे अतुल भाई भी आ गए हमारे हांगकांग से। ये भाई को चैन हांगकांग से भी नहीं आता। अरे भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है। अब ये क्लास इंटरनेशनल हो गई है हमारी। इंटरनेशनल होगी ये देखो, बस में कहीं जा रहे हैं और वहीं से ज्वाइन किया हुआ इन्होंने। हाँ, बस में जा रहे हैं अभी। हम केवल कार में जा रहे हैं देखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अतुल भाई की एक खासियत है, इन्होंने हांगकांग जाके ये एलिट ग्रुप के साथ गए हैं, टीओटी ग्रुप के साथ। वहां भी जाके इन्होंने एफपीआरटी की चर्चा की है। और मैं चाहूंगा एक बार राजेश भाई वो जो वीडियो इन्होंने वहां पे बोला है वो वीडियो प्ले करें। राजेश राठौर जी। अतुल भाई ने वहां पे जाके सभी से रिक्वेस्ट की है, पिछले कुछ सालों से अपने दोस्तों की मदद से ये एफपीआरटी चला रहे हैं। हाँ, आज ये 21 ही है। तो 21 लोगों को यदि अपनी ब्रांच से या अपने नॉन टूल सर्कल से लेके चले, जिसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। सर, ये इस प्रोसेस को मैं और मेरे 7-8 फ्रेंड्स दिल्ली में पिछले 7-8 साल से चला रहे हैं। हमने एक एसोसिएशन बना रखी है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स राउंड टेबल। उसके अभी हमारे पास 5,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जो 5 लाख। और एवरी फ्राइडे विदाउट फेलियर, हर फ्राइडे को सुबह 8 AM to 9 AM हमारा ये एक प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन होता है। मेरा इस ग्रुप से सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग उसमें सिर्फ अपने LIC के परफॉर्मर्स को लेके आते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है। यदि आप कोई वॉलेंट्री अपना अपना नाम दें, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, वो आप प्लीज हमारे को सपोर्ट कीजिए कि एक 45 मिनट्स का सेशन हमारा उस FPRT में आप लोग आकर के दीजिए। ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हम इसमें किसी भी एडवाइजर से कोई चार्ज नहीं लेते। जो हमारा स्पीकर आता है, हम उसको कुछ पैसा नहीं देते। ये टोटली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर, यदि आप अपना वॉलेंट्री नाम देंगे और 45 मिनट्स देंगे, तो शायद अभी ये 5,000 का फिगर है, 5,000 लोग अभी हमारे पास यूट्यूब में है। ये किसी दिन 5 लाख 5 करोड़ कितने भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सर ने बताया कि भाई हमें हैंड होल्डिंग का प्रोसेस है, आज सर मोर देन 30 एजेंट्स आज हमें किसी भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में मिलते हैं और वो ये बोलते हैं कि सर, हम
कुछ भी नहीं थे, हम नौकरी करते थे 10,000 रुपए की, आज हम एमबीआरटी कर पा रहे हैं सिर्फ एपीआरटी की वजह से। सर ये सोच के हमें लगता है जिस मुहिम में हम चल रहे हैं हम एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉलंटियर करें अपने आप को, और इस मुहिम में जो सर की मैं तो एलआईसी की मुहिम मान के चलता हूँ कि एलआईसी की मुहिम में आप लोग सब हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू राजेश चेतन जी, जिन्होंने ये संस्था बनाई। उनका सपना था हर एजेंट जो फीस भर सकता है या नहीं भर सकता उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और आज बसंत पंचमी के दिन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अतुल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा थैंक किसी यू। बहुत सारे लोगों से बात हुई है अभी, मतलब हमारे पास अच्छे स्पीकर्स बहुत सारे मिलेंगे। नहीं, अरे वाह, हैं। वेल डन अतुल भाई, वेल डन, वेल डन। थैंक यू तो सो मच। मुझे लगता है कि अतुल भैया थोड़ा सा कुछ बताएं तो हमको अच्छा लगेगा, हांगकांग के बारे में, मित्रों के बारे में थोड़ा सा। पहले इनको सुन लेते हैं जब तक राजेश भाई, ये कनेक्टिविटी कॉर्पोरेट हमारे क्लब पास। कन्वेंशन थी हांगकांग में। कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिला था, और हम लोगों ने जैसे एजुकेशन सेमिनार अटेंड करने के लिए बोला था। तो उसमें क्या था, जो लोग जिनको ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिला वो लोग, और क्योंकि इनके पास एजुकेशन सेमिनार के लिए लोग, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम थे, तो इन्होंने इसको दोनों को कंबाइन करके कि हांगकांग हांगकांग का ट्रिप बनाया है। और 72 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, जिनमें से 4 ऐसे मेंबर्स हैं जो एलीट क्लब के भी मेंबर हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का, ये 72 लोगों का ग्रुप हांगकांग आया हुआ है। और एमडी सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सब मार्केटिंग सेक्रेटरी, ये तीनों एलआईसी से 3 डिग्निटीज हैं जो हमारे साथ इस टाइम पे है। और हम 4 दिन सारे लोग इकट्ठे ऐसे घूम रहे थे जैसे हम पता एक दूसरे को सालों से जान रहे हैं। और मैनेजमेंट इतनी फ्रेंडली मैनेजमेंट है। शायद आप लोगों को एक चीज और चेंज दिखेगा कि जो लोगों के जो जिन लोगों के प्रपोजल मतलब जोन में, डिवीजन में या सेंट्रल ऑफिस जाते थे, तो उनके पास पहले हमारे पास हर एक मोमेंट की वो न्यूज आती थी, हाँ भाई आप इसमें ये क्वेरी लगी है, इसमें ये नहीं लगी है। तो कल ये सब डिस्कशन हुआ, और जब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे तो देन एंड देयर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया। और सबका वो अब यदि किसी को नहीं मिल रहा है, यदि किसी के पास वो कोई डिवीजन में केस गया हुआ है, जेडो में गया हुआ है, या उसके उसके पास मेल नहीं आ रही है, तो वो मेरे को भी बता सकता है। मेरे पास उनका हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर का नंबर है मेरे पास, और क्योंकि उनसे मेरी अच्छी अच्छी बातचीत भी हुई है, मैंने काफी टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड किया है। तो वो कह रहे थे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज मेरे को करो, हम लोग वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और कॉर्पोरेशन का विजन बहुत बड़ा है, हम सब लोगों को मिल करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के इस काम को करना है। और सब लोगों को इस बार, मैं जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो मैं थोड़ी सी और शेयरिंग करूंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मैं बस में बैठा हूँ तो बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम अगले सेशन में मिलेंगे और मैं ऐसे ऐसे चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, हमें लगेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं राजेश भाई, आप अगले सेशन में हम आराम से और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बाकी अभी आज का जो सेशन अशोक अशोक कालरा सर का है, तो मैं चाहूंगा कि आज हम उन्हें सुने। उन्होंने जो आज का टॉपिक लिया है बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज ओवर टू कालरा सर। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। किसी भी भाई की कोई शेयरिंग है प्लीज अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज फिर हम स्पीकर की तरफ जाएंगे। अगर कोई शेयरिंग नहीं है किसी की भी, किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है। जितने भी आपके ऑब्जेक्शन हैं एलआईसी को लेके, एलआईसी क्यों लेनी चाहिए, एलआईसी बेकार है, एलआईसी में रिटर्न कम है, एलआईसी देती ही क्या है, जो भी आपके जितने भी ऑब्जेक्शन हैं आज आप अपने हैंड रेज करें। और तब तक मैं चाहूंगा राजेश चेतन भाई से अशोक कालरा जी को विधिवत आमंत्रित करें और उनके बारे में कुछ बताएं। राजेश भाई। चलो बहुत बच्चों। बहुत धन्यवाद भाई सुनील डैंग जी। ये आवाज किसी मित्र की आ रही है, एक बार उनको म्यूट करें भाई, कौन बोल रहे हैं? आ, अभी भी अभी भी किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ है। मित्रों, आज जिनको हम सुनेंगे वो ट्रेनर हैं, इंश्योरेंस के इंसाइक्लोपीडिया हैं। जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूं तो मैं उनको कहूंगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस के इंसाइक्लोपीडिया हैं, और लाइफ इंश्योरेंस की बात करूंगा तो एलआईसी के इंसाइक्लोपीडिया है। वो जो चाहे कर सकते हैं। वो कभी
एक पॉलिसी में टीओटी करते हैं, कभी एक पॉलिसी में सीओटी करते हैं। एमडीआरटी तो उनका बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि बहुत डेप्थ है अशोक भाई में। अशोक कालरा मेरे पुराने साथी हैं, और मैंने देखा है उनको कि जो ठान लिया वो किया उन्होंने। और इतना ज्ञान होने के बाद भी आज सरस्वती का मैया को याद करने का दिन है। सरस्वती की अपार कृपा है अशोक भाई के ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंश्योरेंस का पूरा हमारा बिजनेस है, ये ज्ञान पर ही खड़ा हुआ है, नॉलेज पर ही खड़ा है। आप जितने नॉलेज होगा, अतुल जैन साहब जैसे जनरल सेक्रेटरी है मेरे, जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के मास्टर हैं। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो मास्टर नहीं, इंसाइक्लोपीडिया है। मैं भी यहीं अटकता हूँ, गाड़ी मेरी अटकती है तो मैं अशोक कालरा जी को फोन करता हूँ। दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियों के पिता हैं, और पूरा जीवन उन्होंने इंश्योरेंस को दिया है अपना। ऐसे भाई अशोक कालरा जी को मैं अकेला नहीं बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एफपीआरटी की परंपरा है उसके हिसाब से चैट बॉक्स में लगना चाहिए कि तूफान आ गया। दिल्ली में तो बरसात शुरू होने वाली है, पर ये आपकी बरसात चैट बॉक्स में दिखाई पड़नी चाहिए। अशोक कालरा जी के स्वागत में जितना ट्रेनर को, स्पीकर को आप अ, समर्थन करेंगे, उनको उनका सम्मान करेंगे, वो उतनी एनर्जी से बोलता है। मेरी कविता भी जितना लोग ताली बजाते हैं उतना मुझे में जोश आ जाता है। तो अशोक भाई को जोश आ जाए, ऐसा कुछ तूफान अभी आया नहीं है चैट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ एक तूफान आ जाए चैट बॉक्स में। ओवर टू अशोक कालरा। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप सहृदय चौबीसों घंटे हमारे हृदय में रहें, और प्रभु कृपा ऐसी ही बनी रहे कि ये एफपीआरटी का जो हमने एक सपना संजोया था, और आप और हमने बैठ के चर्चा की, और ये एकदम से पहले एक बीज था, फिर ये फूल बना, और अब ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है जो इंटरनेशनली चारों तरफ जा रहा है। और बिना किसी स्वार्थ के हम सभी इसके अंदर मिल करके आहुति दे रहे हैं, अपने अपने ज्ञान के साथ, अपने अपने स्लोगन्स के साथ, अपने अपने एफर्ट्स के साथ। जिस तरीके से भी हम सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं लोगों तक, ताकि लोगों के जीवन में जो बदलाव जो चाहते हैं उनको वो बदलाव मिले, और वो एक अच्छी ऊंचाइयां छू सके। तो वंस अगेन आई थैंक्स ऑल ऑफ यू। ये तो मेरा अपना परिवार है। अपने ही परिवार के अंदर स्वागत कुछ इस तरीके से लगता है जैसे अपने ही परिवार में तो फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अपने ही परिवार के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब भी मेरे को मौका मिलता है कि मैं अपनी कुछ बातें अपने भाइयों के साथ रख सकूं, ताकि मेरे भाई उन चीज़ों को जानकर, सीखकर, समझकर और अच्छे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें और अच्छी इनकम क्रिएट कर सकें। तो आज के सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। स्क्रीन मेरा शो हो रहा है आपको? हो रहा है। कर दीजिए। करेक्ट। तो आज के जो टॉपिक हमने रखा है, दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस से हमें लाइफ इंश्योरेंस लेनी ही क्यों चाहिए? सवाल सबसे पहले ये आता है कि लाइफ इंश्योरेंस लेनी क्यों चाहिए। और दूसरी चीज, जब हम लाइफ इंश्योरेंस किसी को बेचने के लिए जाते हैं तो वहां से हमारे को एक, दो, तीन, चार, पांच, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शन सामने से आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस के जरिए जब जब आप बेचने के लिए जाते हैं और उस तरह की ऑब्जेक्शंस अगर आप लोगों को आती हैं, तो आप लोग अपने अपने सवाल रख सकते हैं। राइस भाई जो हैंड रेज करें उनको आप अनम्यूट कीजिएगा, ताकि हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ले सकें और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ का सॉल्यूशन ले सकें। सर, जी सुनील भाई। मेरे एक परम मित्र हैं पिछले 20 साल से, और वो भी सर्वेयर हैं। और मैं उनको
कभी भी एलआईसी की पॉलिसी के बारे में बात करता हूं तो वो एक ही वर्ड बोलते हैं, ही इज फ्रॉम हरियाणा, छोड़े ना। हम्म। भाई इसके बारे में बात मत कर। अदरवाइज वो अच्छे दोस्त हैं, हम घंटों बिताते हैं साथ। अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही थी, कह रहे सुनील तेरे से एक रिक्वेस्ट करूं, अपने दुश्मन को भी ना एलआईसी के बारे में मत बताइयो, एलआईसी मत दियो उनको। हम्म। उनका अगर तू भला चाहता है ना तो एलआईसी की बात ही मत करिए उनसे। म्यूचुअल फंड जब इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, सब चीजें कर रहा है, तुम एलआईसी की बात ही क्यों करते हो यार उनसे? क्यों करेक्ट। दुश्मनी निकालते हो उनसे तुम? करेक्ट। जी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। तो अगर आप लोगों ने अगर ये बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ लीजिए। और ये बुक के रेफरेंसेस आपको क्लाइंट के हर जवाब को देने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैं इसी सवाल का जवाब लूं कि इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल के जरिए बात करता हूं कि एक इंसान था जिसने म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ सिप अमाउंट लगाया, कुछ लमसम अमाउंट लगाया। 40 साल की उम्र से उसने लगाना शुरू करा। 60 साल की उम्र पे उसकी बहुत बड़ी वैल्यू बन गई। 65 साल की उम्र पे उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो गई। 70 साल की एज पर साहब की नमस्ते हो गई, और वो सारी की सारी वैल्यू यहीं पड़ी रह गई। दूसरे सज्जन थे जिन्होंने, चाहे उन्होंने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, चाहे उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में लगाया, चाहे उन्होंने पोस्ट ऑफिस में लगाया, चाहे उन्होंने बैंक में लगाया, लेकिन उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल करते रहे। और इस्तेमाल करते करते जब तक वो 70 की उम्र तक पहुंचे, उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जिया, और जो बचा वो अपनी फैमिली को छोड़ के गए। आप इन दोनों में से कौन से बंदे को ठीक मानते हो? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड। करेक्ट। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि आप जहां कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं वो सब जगह पे इन्वेस्ट करते रहिए, उसका इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन जो बाद में अमाउंट छोड़ के जाना है, वो एक अच्छा खासा अमाउंट छोड़ के जाना है, जिसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, जो एक छोटा सा पार्ट है। हम 100% नहीं मांग रहे हैं उसके अंदर। अगर आपने पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर सिर्फ 10 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बाकी 90 रुपये आप कहीं भी लगा करके रखते हैं, तो ये अमाउंट आपके लास्ट में जो अमाउंट छूटेगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट होगा। तो इज इट ए गुड आइडिया और नॉट? गुड आइडिया सर, गुड आइडिया। शायद मैं पहुंच पाया आपके सवाल तक। जी। थैंक यू सुनील भाई। और किसी का कोई सवाल? अरे भाई अनम्यूट करके बात करो, ये अमित बाली जी। हाँ जी। अमित बाली जी, मैं बोल यस। रहा हूँ हाँ जी मैं बोलिए। विनोद। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सर जैसे एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जीएफ पीएफ इतना कुछ कट जाता है, तो हाथ में जो आता है वो आप ले जाएंगे, तो हमें लग्जरी लाइफ भी जीनी है, और इंश्योरेंस की पॉलिसी तो 25 साल बाद मैच्योर होगी, और करेक्ट। हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी है, और हम एक टर्म इंश्योरेंस कोई प्राइवेट कंपनी का ले लेंगे, और बाकी पैसा हम निफ्टी 50 में लगा देंगे या जो भी है, तो वो बताएं आप, बट इंश्योरेंस की बात ना करें। उसमें फिर सारी कहानी, हमारे सारे प्लान जो माइंडसेट बना के जाते हैं वो सारा उल्टा हो जाता है, तो उसमें कैसे अपने माइंडसेट पे कांस्टेंट रखें? देखो, जो आपने सामने से जो उनकी प्रॉब्लम बताई है, मैं उसी में से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने एक जगह पे कहा कि हम निफ्टी 50 में लगा देंगे। करेक्ट। तो निफ्टी 50 में अगर लगा देंगे तो निफ्टी 50 का ऑप्शन हमारे पास है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो निफ्टी 50 का ऑप्शन भी हमारे पास है, साथ में जो इंश्योरेंस के चार्जेस है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे तो हम सारे मेच्योरिटी में वापस ही करने वाले हैं। तीसरा बेनिफिट उसका ये है कि निफ्टी 50 में पैसा लगाने के बावजूद भी हम टैक्स फ्री पैसा दे रहे हैं। और रही बात 25 साल के बाद मेच्योरिटी होने की, तो 25 साल के बीच में हम आपको 5 बार ऑप्शन दे रहे हैं, 10 बार ऑप्शन दे रहे हैं, आपको जब चाहिए पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। पहुंच पाया समझ, बाली जी आप तक? बिल्कुल सर, बढ़िया। थैंक यू। यस गोयल साहब।
नमस्कार कालरा जी। थैंक यू नमस्कार फॉर सर। शेयरिंग ऑल दिस वेरी वैल्यूएबल इनपुट्स। मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि क्लाइंट से बात करते हैं और यंगस्टर्स भी होते हैं, और इंश्योरेंस की बात मैं बहुत अच्छे ढंग से मतलब करता हूँ। ये नहीं कि भी LIC ले लो, नो, उनको हम्म, समझा के भी तुम्हारे को काहे को जरूरत है, क्यों जरूरत है, लेनी चाहिए, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड की बात तो करते ही हैं। तो हम्म, मैं उसको जब इनपुट देता हूँ कि LIC का देखो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अपना जीवन लक्ष्य वगैरह, तो मैं पूछता हूँ कि कैसा लगता है, कहने बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब सुनने के बाद फिर वो वापस नहीं आते, हम्म। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो बड़ा अच्छा लगता है और प्लान भी बहुत अच्छा है, करना भी चाहते हैं, परंतु फिर पता नहीं क्यों रुक जाते हैं। ये समझ नहीं आ रही, मैं इनको कैसे परस्यू करूं बार बार, ये समझ नहीं आता। ये किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर, 30-35। करेक्ट। तो देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो आपकी और हमारी एज है, इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही हैं हमारे साथ, कि हम लोगों ने बैलगाड़ी भी देखी है यस। और हमने रॉकेट भी देखा है। बिल्कुल। तो बैलगाड़ी में हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। और रॉकेट में हमारे बैठने का मन नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम दोनों ही चीज नहीं करेंगे तो होगा क्या? इसके बारे में क्या होता है, हमारे को कैटेगरी करनी पड़ेगी। जो 1965 से पहले पैदा हुए लोग हैं और आज अवेलेबल हैं, उनकी साइकोलॉजी और मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। यस। राइट। आज हम पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि जी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और ये सब चीजें हमारे कंपटीटर हो गए। ट्रू। लेकिन अगर आप पूरे म्यूचुअल फंड और पूरे शेयर मार्केट का पैसा देखोगे, बावजूद इसके 58% पैसा तो आज बैंक एफडीज में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो 58% लोग हैं, ये वो वाले लोग हैं जो 1965 से पहले वाले या 70 से पहले वाले हैं। इनको सेफ्टी ठीक। चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं। ये लोग म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं आ रहे? दूसरा, जो 65 के बाद, जब 80, 1980 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनका मेंटल लेवल अलग है। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीजों के ऊपर हर एज ग्रुप की ना अलग अलग कैटेगरी है। अलग अलग कैटेगरी के साथ उनका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, उनका खरीदने का बिहेवियर, हर चीज अलग अलग है। 80 से लेके 2000 तक वाले लोगों का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। 2000 से 2010 वालों का बिहेवियर अलग है। 2010 से 2020 वालों का अलग है। 2020 से 2025 वालों का अलग है। अब समस्या ये है कि हम सबको एक ही तरीके से चलाना चाह रहे हैं, कि आप भी ये चीज ले लो, ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। दैट इज नॉट ट्रू। मुझे एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। जी। आप तो चूंकि पुराने एडवाइजर हैं, तो जी। 1990 में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडीज का क्या था? बिल्कुल 12-13% से ऊपर ही था, और 5 साल में 6 साल में डबल भी होता था पैसा। करेक्ट। 5 साल में डबल था तो 14% का इंटरेस्ट हुआ, 6 साल में डबल हाँ। था तो 12% हाँ। का इंटरेस्ट हुआ। ऐसा जी जी जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताओ, आज से 20 साल पहले जब ये इंटरेस्ट था, तो एडवाइजर को ज्यादा दिक्कत हो रही थी पॉलिसी बेचने में, या आज वाले एडवाइजर को ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए? मैं एक चीज कह सकता हूँ, क्योंकि पहले टाइम में जब हमने किया तो जो पेरेंट्स थे ना, वो खुद बुला के अपने बच्चों का इंश्योरेंस करते थे और पॉलिसियां चलती थी। आज करेक्ट। की डेट में पेरेंट्स की तो बात लोग मान ही रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको नहीं पता, हम तो अपने हिसाब से ही करेंगे। और क्योंकि जमाना बदल गया है, जैसे आपने कहा, और उनकी सोच भी बदल गई है, क्योंकि जी बहुत जी। सारी अवेयरनेस आ गई है, हम्म। मार्केट का ट्रेंड बदल गया है। तो दे आर डाइवर्टिंग टू म्यूचुअल फंड टाइप ऑफ थिंग्स। मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, वैसे बहुत अच्छा करता हूँ, सत्तर नहीं, पिछहत्तर आप करोड़ करते हैं। का। मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए। मैं जो सवाल पूछ रहा था वो ये कि 14% जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, उस समय हम एलआईसी की पॉलिसी आराम से बेच पा रहे थे, कंफर्टेबल। बिल्कुल सही बात है। राइट। आज भी बिल्कुल। 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बैंक से ना मिलके म्यूचुअल फंड से मिल रहा है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा। सिंपल सा सिंपल समझो। बहुत कोई अच्छी बात। सिनेरियो में चेंज नहीं आया है। हम्म। कोई ऐसी दुनिया नहीं पलट गई। जो 14% का इंटरेस्ट वहां एफडी में मिल रहा था, या किसान विकास पत्र में मिल रहा था, इंदिरा विकास पत्र में मिल रहा था, वही 14% का इंटरेस्ट आज म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। मान लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एडवाइजर उस समय कंफर्टेबल था इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में, क्योंकि वो इंश्योरेंस समझा रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं समझा रहा था।
आज हम ये बात इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ना कह के इन्वेस्टमेंट समझाने में लगे हुए हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को समझें, इन चीजों को समझ के अपने दिल में उतारें, और जिस तरीके से हम करते आ रहे थे आज भी आगे भी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेम बहुत सिनेरियो डिट्टो, कोई चेंज नहीं आया। बहुत बढ़िया कार्लोस, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अब लेंगे संजीव पुरी जी को। जी पुरी जी। नमस्कार सर, सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आपको भी। सर मेरे क्लाइंट हैं, उनके में फादर डिसीजन लेते हैं मेनली, ठीक है ना। तो होता फादर डिसीजन लेते हैं आमतौर पर उनके, तो मैंने उनको कीमैन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में प्रपोजल डाला। अब वो इस चक्कर में कि हमें जरूरत नहीं है, देयर आर अल्टर एक्ट चेन्नई, पैसा बहुत है। पर मैं उनको काफी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, फादर कह रहे हैं मेरी जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, 5 करोड़ 5 करोड़ से हमें कुछ नहीं होता। तो इस प्रपोजल पे जो इनको इंश्योर करना है, हिज एज इज समथिंग 30 to 35, फादर की एज 65 है। कुछ गाइड करेंगे प्लीज, कैसे करूँ उस पर? आपकी बातों में ही, आपके सवाल में ही जवाब है। जब वो सामने से ही कह रहे हैं 5 करोड़ में हमारा कुछ नहीं होता, जब तक सामने वाले आदमी के पेट का पानी नहीं हिलेगा तब तक वो कुछ लेने वाला नहीं है। आप 500 करोड़ का प्रपोज करो ना। सर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं आ रही ना, सर पहले 5 करोड़ आप की प्रपोज, एलिजिबिलिटी नहीं होती। सर आप पहले अप्रोच तो करो, पहले आप बात तो करो। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी तो वो अपने आप पैदा करेंगे। जब बाद में वो नीचे उतर कर आएंगे कि मैं इतना नहीं ले सकता, पहले वहां फिट तो बैठे, पहले वहां फिट तो बैठे। जिस चीज को आप बोल रहे हो वो तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज, जिनको आप एचएनआई कह रहे हो, इनके घर में, इनके ऑफिस में 5,000 से ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जिनकी इनको जरूरत नहीं है, इन्होंने खरीदी हुई है। तो एक बार वो लिस्ट बना करके लेके जाओ कि जरूरत तो इसकी भी नहीं है, ये भी लिया है आपने। आप देखोगे तो एचएनआई के घर पे आपको एक पेंटिंग लगी हुई मिलेगी, 25 लाख की पेंटिंग मंगवाई है। बता दो क्या जरूरत है? जो मार्बल है वो इटली से मंगवाया है। अरे ये पेंटिंग करोड़ों की होती हैं और इन पे किसी की नजर भी नहीं जाती है। करोड़ों की पेंटिंग पड़ी है, करोड़ों की। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जिसका पेट का पानी नहीं हिल रहा, तो वो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी तो आपने बतानी है ना। कि बाद में आप, एलआईसी अब आपको नहीं दे रही है। आप इतना मांग तो रहे हो लेकिन एलआईसी नहीं दे रही। अभी आप मांग ही इतना रहे हो कि इतने में मेरा केस पास हो जाएगा। ठीक है संजीव जी, पहुंच पाए आप हाँ, तक? इंटेंशन तो यही है कि भाई हम भी उतने प्रपोज कर रहे हैं, उनके आईटीआर फाइनेंशियल लेके प्रपोज उतना ही करा है जितने उनके फाइनेंशियल अलाउ कर रहे करेक्ट हैं। करेक्ट। तो हमारे को थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल आपको पता है कि हम, जो भी आज हिंदुस्तान में चल रहा है, वो मतलब अगर 100 रुपये कमा रहा है आदमी तो वो 10 रुपये ही दिखा रहा है। ठीक है ना? डन। चलिए। थैंक यू, थैंक यू। सुमन जी अनम्यूट करके बात करें। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग आप सभी जी को सर। जी। नमस्कार नमस्कार। सर का ना था, जैसे हम लोग किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वहाँ हम लोगों का मेंटेलिटी होता है जो देखते ही फिर आगे ये मतलब जिंदा से ज्यादा मरने के फायदे बताने के लिए। तो हम्म। उसके साथ सर क्या बात किया जाए जो उनका मतलब चेंज हो जाए मोटिव, जो ये मतलब हमारे फायदे की बात करने के लिए आए, नहीं कि हमको मौत का फायदा बताने के लिए आए हैं सर। अरे हमारे पास बहुत अच्छा पूछा। ये वाली प्रॉब्लम बाकी सब लोगों को भी आ रही होगी। चलिए। वही सभी लोग मानते हैं सर कि हम मौत के फायदे ज्यादा बताते हैं और मरना कोई चाहता नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो देखो, अगर आप जैसे डॉक्टर रिजाल नायडू साहब बोलते हैं कि भाई अगर आपने 500 लोगों के खड़े हुए हैं और 500 लोगों के पीछे बंदूक लगा दी है और एक गोली की आवाज आती है, तो उन 500 के 500 आदमी के दिमाग में ये बात है कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, बाकी 499 गए। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, हर एक के दिमाग में यही चीज चल रही है कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर जहां पर आपको ये चीज लगती है कि जहां पर डर दिखा के पॉलिसी बेची जा सकती है, वहां पे डर दिखा के पॉलिसी बेचो। जहां पर आपको लगता है कि जो आदमी इस कुछ चीज को मान ही नहीं रहा, कि भाई फिर तुम वही वाली बात कहने के लिए आ गए, तो उसको दूसरे तरीके से बेची जा सकती है। कैसे बेची जा सकती है कोई क्लू?
हाँ मेरे पास है सर। इसमें मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब आपकी मैं, हाँ प्रॉपर्टी बोलिए पे बोलिए। किसका हक है? वो कहेगा मेरे परिवार का हक है। तो करेक्ट। मैंने कहा आप चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आपके परिवार को मिले? हाँ बिल्कुल हम्म। चाहूंगा। हम्म। आपकी जो इनकम है, आप सपोज आज आप 35 साल के हैं, अगले 60 साल तक जो कमाने वाले हैं, उस पे किसका हक है? मेरे परिवार का हक है। वो कब देंगे आप? जब आप रहेंगे। अगर हम्म। आप नहीं रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? जीरो। आप कभी चाहेंगे कि आपकी वजह से आपके परिवार को नुकसान हो? नहीं चाहूंगा। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए इसलिए दे रहा हूं आपको मैं। बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो सुनील जी ने ऐड की। ठीक है सुमन जी, दूसरी चीज मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब जीते जी मैच्योरिटी मिल सकती है, जीते जी बेनिफिट मिल सकते हैं, तो मरने की बात ही क्यों करते हो? आप भी जानते हो 1000 पॉलिसी अगर आप बेचते हो तो उसमें से 4 पॉलिसी पे ही डेथ होती है। 996 लोग मैच्योरिटी लेने वाले हैं। अगर 996 लोग मैच्योरिटी लेने वाले हैं, तो हम उस डेथ के बारे में इतना ज्यादा प्रोपागंडा क्यों कर रहे हैं? और अगर ये डेथ के बाद ही बेनिफिट देने वाली कंपनी होती, तो इस कंपनी का नाम क्या होना चाहिए था? डेथ डेथ इंश्योरेंस इंश्योरेंस। कंपनी। हम्म। इस कंपनी का क्या नाम होना चाहिए था? डेथ डेथ इंश्योरेंस इंश्योरेंस। कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका मतलब ये लाइफ के लिए पैसा देती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आज आपके लिए एक ऐसी पॉलिसी लेकर आया हूं जिसके लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, जिंदा रहोगे तो ही फायदा है, तो आप बताओ आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। तो मुझे बताओ, उत्सव और उमंग क्या है? बहुत ही बढ़िया सर, उत्सव बहुत और ही। उमंग है क्या? जीने पर फायदा वाला है सर। तो आप उसको जो मरने की बात से डर रहा है उसको जीने के फायदा बता दो भाई। यस सर। जितना जियोगे वाओ। उतना फायदा मिलेगा। नहीं सर, ये कस्टमर का मेंटेलिटी है सर। हम लोग तो डेथ के बारे में नहीं बताते हैं, मैच्योरिटी ही बताते हैं ज्यादा। नहीं नहीं, कस्टमर हमें देख डेथ के के बारे मतलब। में भी बताना है, हमें डेथ के जी बारे में जी। बताना है, हमें डिसेबिलिटी के बारे में बताना है, हमारे को डिसीज के बारे में बताना है, हमें सबके बारे में बताना है। जी लेकिन मौका देख करके जब हमारे को लग रहा है कि वो ऐसा ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो वहां से पलट जाओ ना। जी। करेक्ट। जी सर। जब जीते जी पॉलिसी के बेनिफिट मिल सकते हैं, तो मारना ही क्यों है? जब खुशी खुशी काम हो सकता है, तो मरना ही क्यों है? यस। थैंक यू सर। सर पहुंच एक पाया सुमन क्वेश्चन जी आप था। तक? यस सर, हाँ। यस सर सर। जो फुल सुबह। टाइम कंट्रैक्टर है उनको उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा आप बताएं। अमित भाई ऐसे नहीं, आप हैंड रेज करें, आपको मौका दिया जाएगा। डॉक्टर सुबोध पंडित जी। थैंक यू। सबों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जी। कल मैं एक दोस्त भी है और हमारे न्यू ग्रोइंग इंटरप्रेनर्स हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि नया साल का नया फर्स्ट मंथ बीत रहा है, व्हेन वी कैन मीट, मतलब कब हम लोग मुलाकात करें। तो बोला कि ठीक है, कल आ जाइए। वो इंश्योरेंस का बात तो नहीं ना? नहीं, बोला कि नहीं, इंश्योरेंस का बात नहीं। तो कैसे इससे शुरुआत किया जाए, जस्ट एक आइडिया के लिए मैं सोचा कि लेटस, जैसे इस तरह की ऑब्जेक्शन हो तो कैसे शुरुआत करना चाहिए। अच्छा। अरे वाह। जैसे मतलब अगर मैं सुबोध जी थोड़ी देर के लिए आप ही बन जाओ। डन। हाँ, तो आप बोलो, इंश्योरेंस को छोड़ के कुछ भी बात करते हैं। राइट। बोलो बोलो। इंश्योरेंस छोड़ करके जो कुछ भी और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तलाक कब लेने वाले हो? तलाक तो नहीं लूंगा ना, क्योंकि हम हमारे सिस्टम में तलाक है ही नहीं। अच्छा। लाइफ लॉन्ग तो बंधन है। राइट राइट राइट, आप दूसरी शादी कब करने वाले हो? दूसरी शादी भी नहीं करूंगा। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कई चीज़ों पे बिल्कुल फिक्स हैं। जी। तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस पे भी फिक्स है कि इंश्योरेंस की बात नहीं करनी है। करेक्ट। राइट। तो इंश्योरेंस तो मरने पे मिलता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। सिर्फ मरने पे ही नहीं मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस मेरा किया हुआ है, सफिशियंट है ऐसा, सफिशियंट किया हुआ है। ओके ओके। जी। बहुत बढ़िया। देखिए सुबोध जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये जान करके कि आपने बहुत सफिशिएंट किया हुआ है। तो मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताता हूँ जिसके अंदर
मात्र 20,000 रुपये पर मंथ अगर आप लगाते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलता है। तो क्या आप लगाना चाहेंगे? जरूर। तो ऑब्जेक्शन ही खत्म हो गया। अब तो प्रोडक्ट ही नहीं बताया मैंने, इंश्योरेंस भी नहीं बोला। करेक्ट। करेक्ट। तो ये अपना कौन सा प्रोडक्ट हुआ? इंडेक्स प्लस। डन। राइट सर, राइट। क्योंकि इंश्योरेंस के लिए वो क्यों हट रहा है? क्योंकि इंश्योरेंस में उसको रिटर्न कम लग रहा है, इंश्योरेंस में उसको कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट दिख रहा है, और वो हमारा इंडेक्स प्लस पूरा करके जाएगा। तो इसलिए हमारे को अपना अपफ्रंट छोड़ करके फोकस करना है इस चीज के लिए कि हम कस्टमर को वो चीज दे पाए जिससे वो आज भी कनेक्ट कर सके और आगे भी कनेक्ट रहे। राइट सर। थैंक यू। पहुंच पाया सुबोध जी आप तक? थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। यस, बाली जी कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं 5 साल में मैंने 3 MDRT करी हैं, तो एक ऑफिस जब बनता है ना, तो एक एडवाइजर फिर कंफर्ट मोड में आ जाता है। वो कहता है कि अभी मैंने टेलीकॉलर भी रख ली, अभी स्टाफ बढ़ा लिया, तो वो काम में कमी आती है। मतलब हम जब अपने ही बॉस बन जाते हैं, तो उसमें अपने माइंडसेट को नियंत्रण जो डे वन से हम एजेंसी करके मेहनत करते हैं, तो वो आने वाले टाइम में थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं करेक्ट। अपनी बात कर रहा हूँ, उसको कैसे, वो माइंडसेट को कैसे अप करेंगी, अपने को फिर से ग्रो करना है, वो चीजें जैसे सीओटी टीओटी का माइंडसेट करें। देखो, दो चीजें हैं कि अगर आपने अपना ऑफिस बना लिया है तो आपको अपने ऑफिस में नहीं जाना है। ठीक है। आप इसको सिंपल सा ये मानो कि पहले मेरे पास 100 पॉलिसीज थी, अब मेरे पास 500 पॉलिसीज है, तो 500 पॉलिसीज को सर्विस देने के लिए मेरे को कुछ टीम हायर करनी पड़ी। टीम हायर मैंने करी तो मेरे को उनको बिठाने के लिए एक जगह चाहिए थी, वो मैंने ऑफिस ले लिया। करेक्ट। ये टीम वहां बैठ के काम करेगी। मैं अपना रूटीन पहले जैसे करता था मैं आज भी वैसे ही रहूंगा। मेरे लिए वो ऑफिस एक सिर्फ मेरे को सर्विस प्रोवाइडर है, मेरे लिए वो थर्ड पार्टी है। मैं ओनर जरूर हूं उसका, बट मैं वहां जाके कोई फैसिलिटी यूज नहीं करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और बिजनेस को आगे लगातार बढ़ाना है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है। मेरे को अपने घर पे नहीं रहना, मेरे को अपने ऑफिस में नहीं रहना। मेरे को 3 बार जो मैं खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, वो मुझे किसी के साथ करना है, अपने घर में खाना ही नहीं है। करेक्ट। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जब आप लोग हमसे जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। पहुंच पाए वाली जी आप तक? थैंक यू। यस। राज राज भाई देखना और कौन, किसी ने रेज है किया है? ये वी से कौन है? वी फॉर विक्ट्री लग रहा है। हाँ, अनम्यूट करके बात करिए। बस आखिरी 2 सवाल लेते हैं ताकि फिर मैं जो आप लोगों के लिए कुछ एक नई चीज भी लेकर आया हूँ वो भी दिखा दूं। जी जी जी, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं दो ही चीज, कोई भी पोस्टर होता है, कोई भी मैसेज होता है, जब हम कस्टमर से मिलते हैं तो कस्टमर को सर हम दो ही चीज ट्रिगर करते हैं। एक तो डिजायर ऑफ गेन, कुछ हम्म। पाने की इच्छा, हम्म। और दूसरा सर फियर ऑफ लॉस। हम्म। जब कोई कोई भी हम प्रश्न पूछते हैं इंश्योरेंस के रिलेटेड, कुछ भी करते हैं, हम्म। तो ये दो ही चीज हम जागृत करते हैं, तभी जाके पॉलिसी कोई हमसे खरीदता है। करेक्ट। बट बट क्वेश्चन ये है सर कि हम हमारे पास लोग ही नहीं मिलते, हम किससे, मतलब किसको हम जाके जगाए डिजायर ऑफ गेन और फियर ऑफ लॉस का। मतलब हम कुछ भी बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि सुनने वाला कोई सुनने सुनता वाला ही भी नहीं नहीं। है, नाम सुन के ही, हाँ हाँ, नाम सुन के ही ना बोलते ये तो LIC वाला है। करेक्ट। बस करेक्ट। अगर कोई हमें मिले और मीटिंग करने का समय दे और हमारी बात को सुने, हम्म। तब जाके क्लोज होने की संभावना है, बट वो पहले ही इंस्टेंस में हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। करेक्ट। तो इसका क्या है तो सोल्यूशन सर? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ सर। करेक्ट। तो इसका अलावा आप कॉलेज गए हैं, कॉलेज में भी जी 3 साल निकाले हैं आपने। इन 3 सालों जी में जी जी आपने कॉलेज की कुछ लोकेशन ऐसी देखी होंगी जहां पर दो बैठे हुए थे, लड़का लड़की एक साथ। जी जी जी
तो क्या वो पहले पहले साल में ही बैठ गए थे साथ में, या फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड ईयर में बैठना शुरू हुए थे? सर वो समय तो बिताना पड़ता है, समय लगता है। समय लगता है। तो जी जी। आप तो ज्ञानी आदमी हो। आपको भी यही चीज करना है कि पहले लोगों के साथ समय देना शुरू करें, और जब समय मिल जाए हम्म, तब आपने बताना है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है? तो शुरुआत करेक्ट में सर। ही आप शादी की बात करते हो, तो इसलिए वो रिजेक्शन आ रहा है बार बार। ठीक सर, ठीक सर, ठीक थैंक है? यू। पहुंच पाए आप तक? करेक्ट सर, करेक्ट, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है? मिस्टर वी, रवि आप अपना नाम बताइए और शहर बताइए प्लीज। रविशंकर सिंह, नोएडा से हूँ सर। ओके। रविशंकर सिंह। ठीक है, जी जी ठीक जी। है, ठीक थैंक है, यू जी। थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। डॉक्टर सुबोध पंडित ने बहुत सारे प्यार और वो दिल बना के भेजे हैं आप लोगों के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। मकसूद सैयद जी, आप अपना सवाल क्रिस्प में पूछेंगे। क्या पूछना है आपको? आपका हाथ खड़ा हुआ है। आप वो आपको सुन नहीं पा रहे हैं मकसूद जी, हम शायद आप म्यूट पर होंगे। आवाज आ रही है? अब आ रही जी है, अब आ रही है, अब जी। बोलिए। हेलो, हाँ, डिस्टरबेंस हो रहा है बोलिए क्या? ना, हम आपके लिए रोका हुआ है क्लास को। आवाज आ रही है? दूसरा डिस्टरबेंस हो रहा है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, बात ऐसी है जिस तरह सर ने कहा 65 के पहले जो है। जी। सर म्यूट करोगे? अरे म्यूट तो आपको अनम्यूट करके बोलना है। किसको म्यूट करना है आप बताइए। आपके सर नेटवर्क में मैं इशू है। आपके नेटवर्क में इश्यू है, तो इनके सवाल को हम बाद में लेते हैं, तब तक आप के लेते लिए। हैं अभी कोई और किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ है क्या? राजेश, देखना जरा। तो आप अपनी पीपीटी शुरू कीजिए, अशोक सर। करेक्ट, कर दिया सर। अभी सबको म्यूट। रावत रावत। से ये सर पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, बोलो जी। हाँ जी, बोलिए। और नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सर एक क्वेश्चन है कि मैं ग्रुप एक्टिविटीज करता हूँ हम्म। और पैरामिलिट्री फोर्स में रहा हूं मैं पहले। हम्म। मैं एक सर्विसमैन हूँ हम्म। और मैं फौजियों के बीच में सर जाता हूँ, करीब 2-2 हजार लोगों को मैं एड्रेस करता हूँ। हम्म। बट मतलब कभी कभी ये होता है सर, कभी कभी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और कभी कभी नहीं आता है। जैसे कि मैं अभी चेन्नई गया था, हम्म। तो करीब 2 हजार जवान थे वहां, और 2 हजार जवानों को मैंने एड्रेस किया था, जिसमें से मैं केवल 70 पॉलिसी वहां से लेकर आ पाया था। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि उनको बेस्ट से बेस्ट चीजें, इंश्योरेंस के ऊपर, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, हर तरीके से बात करने की कोशिश करता हूं। हम्म। बट कन्वर्जन रेट बहुत कम आता है सर इसमें। मतलब क्या है, मैंने 2017 में करीब 550 पॉलिसी एक साथ करी थी। हम्म। राजस्थान से मैं करके लेकर आया था, हम्म। और वहां मेरे डीआईजीज का भी काफी सपोर्ट था। बट हर जगह डीआईजी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में सर, ऐसे अगर ग्रुप को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या उनको बताया जाए कि मतलब कन्वर्जन रेट सर ज्यादा से ज्यादा आ सके? देखो, कन्वर्जन रेट ओवर टू में यू सर। चूंकि दो चीजें हैं। जैसा सर। आपने बताया कि डीआईजी साहब का सपोर्ट रहा तो आप 550 पॉलिसीज बेच पाए, जी नहीं सपोर्ट रहा तो आप 70 पॉलिसीज बेच पाए। जी तो मेरे हिसाब से तो 550 भी एक अच्छा आंकड़ा है और 70 भी एक अच्छा आंकड़ा है। नंबर एक। जी। नंबर दो, रही बात ज्यादा से ज्यादा क्लोज करने की, तो जब तक आप लाइफ में वैल्यूज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि रंगरूट्स और जो फौजी भाई हैं उनके लिए क्या है, एक रिमोट एरियाज में ज़्यादा समय उनका निकलता है, पब्लिक के साथ नहीं होते हैं। और जब उनको हम चीज़ें बताते हैं तो उनको हर जगह पे लगता है कि उनको एज ए प्रोडक्ट यूटिलाइज किया जा रहा है। राइट? जब राइट, उनको राइट। 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, 500 की संख्या में, 1000 2000 की संख्या में बिठा दिया जाता है, तो उनको जी। लगता है हमें एज ए प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। तो वो वहां पर अपना विटो पावर यूज करते हैं, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि मैं नहीं लूंगा। राइट? राइट।
लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ऐड करना शुरू करूं कि ये सब चीजों से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आप लोगों को होती है तो ये नंबर आप नोट करो, ये मेरा क्यूआर स्कैन कोड स्कैन करो, और ये चीज़ों से आप मेरे से कनेक्ट करें, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। क्योंकि अगर आप राजस्थान गए तो राजस्थान वालों के लिए आप होकर के आ गए, वापिस आकर के फिर आप चेन्नई चले गए तो चेन्नई वालों के लिए होकर रह गए। लेकिन आज अगर राजस्थान वालों से कॉल आएगा या कंफर्मेशन आएगा तो कहीं उनको दिल में ये भाव जगाने की कोशिश तो करें कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। यस हमेशा जब भी आप किसी के जीवन में कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे जरूर कनेक्ट करेगा। जी ठीक है, जी पहुंच जी पाए नावत जी आप तक? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे चलते हैं लाइफ सर इंश्योरेंस हेलो, में। जी डिस्टरबेंस की वजह से बात नहीं कर पाया, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ मकसूद जी, क्रिक्स आपका में? सवाल 5 मिनट बाद ले लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी एक चीज लेकर आया हूं सभी के लिए। देखो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले तो असेंशियल क्यों है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये 5 पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर डिपेंडेंट्स, इट्स अ डेट कवरेज, इट्स अ रिटायरमेंट प्लानिंग, इट्स अ टैक्स बेनिफिट, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दैट इज पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड जिस चीज से मिलता हो ना, उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। तो अगर ये पांचों चीजों के ऊपर आप बेसिस पर काम करना शुरू करें तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की आधी ऑब्जेक्शंस वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं इसको, अगर हम पीपीटी के रूप में देखना चाहें तो आप देखो कि जो टैक्स बेनिफिट है, वो टैक्स बेनिफिट मान लो अब साल भर और रहता है, या 2 साल और रहता है, 3 साल और रहता है, उसके बाद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट ऐसे बचे हैं जिसके ऊपर अभी टैक्स नहीं है, एक पीपीएफ और एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के भी दो हिस्से हो गए, पीपीएफ के भी दो हिस्से हो गए। 1.5 लाख से पीपीएफ में 1.5 लाख तक का अमाउंट टैक्स फ्री है, राइट? और वहां पे कंडीशन भी है कि 1.5 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। इन लाइफ इंश्योरेंस में 5 लाख या 5 लाख से कम प्रीमियम जो है वो टैक्स फ्री है, 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाला टैक्सेबल है। और ये 2023 से शुरू हुआ, करेक्ट? तो इसके दो हिस्से हो गए। तो अभी अभी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, टैक्स फ्री वाला भी है, टैक्सेबल वाला भी है। लेकिन अगर साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सब कुछ टैक्सेबल हो गया, तब क्या करेंगे? तो हमारे को आज से ही अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी चाहिए जैसे मार्केट के अंदर पहले जो कुर्सियां आती थी वो 4 पैर वाली आती थी, सभी लोगों ने देखी है। लेकिन अभी आजकल अगर आप फैशन स्टूडियोज में जाएंगे तो आप देखोगे वहां पर आपको 3 टांग वाली कुर्सी भी मिलेगी, और जब आप उस पर बैठते हो तो बड़े कंफर्टेबल बैठते हो। और 3 टांग वाली कुर्सी का मतलब ये है कि एक टैक्स वाली कुर्सी वहां से निकल गई, टैक्स वाली टांग निकल गई, तो अब भी आप बड़े कंफर्टेबल हो, लाइफ बड़े आराम से चलेगी, राइट? तो सब चीजों पे आदमी टैक्स देने को तैयार है, हर जगह पे टैक्स पे कर रहा है, बैंक में पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है, स्टॉक्स पे कर रहा है, म्यूचुअल फंड पे कर रहा है, बैंक एफडी पे कर रहा है, आरडी पे टैक्स पे कर रहा है, कोई भी चीज खरीद रहा है उस पर जीएसटी पे कर रहा है। हर जगह पर आदमी टैक्स पे कर रहा है, उसको अब टैक्स पे करने की आदत हो गई है। तो अब ये टैक्स फ्री और टैक्सेबल को आपको जो बताना है वो, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ 6.5% की रिटर्न आती है तो आप 6.5 की जगह पे 9.5 बोलो ना। आप टैक्स फ्री बोलते क्यों? आप 9.5 बोलो, टैक्सेबल है। 8.5% टैक्सेबल है, क्या दिक्कत है? तो ये डिपेंड करता है कि हम एक चीज जिसको आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या लोगों को उसका इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि 100 में से 98 चीजों पर वो टैक्स दे रहा है, दो चीजें ऐसी हैं जिस पर वो टैक्स नहीं दे रहा है, और हम उसको टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री बता करके बहुत सारे बेनिफिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको भी टैक्सेबल प्रोडक्ट के साथ जोड़ के उसकी रिटर्न को उसके अकॉर्डिंगली बता दिया जाए
क्योंकि अगर कहीं पर 9% की रिटर्न आ रही है और वो 30% के स्लैब में है, तो आप मुझे बताओ टैक्स फ्री कितना हुआ टैक्स पे करने के बाद? राजेश भाई आप बता पाएंगे? क्वेश्चन दोबारा बोलना। अगर 9% की रिटर्न आ रही है और ये आदमी 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, हम्म। तो इसको टैक्स पे करने के बाद कितने परसेंट की रिटर्न पड़ेगी? देखो, 6.3 आएगी। 11.70% की रिटर्न बढ़ गई उससे तो, अगर टैक्स फ्री है तो। नहीं, टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। 6.3 आ जाएगी। 6.3 तो इससे तो ज्यादा ही दे रहे हैं हम हर एक पॉलिसी में अपनी। और सरचार्ज वगैरह लगा के तो वो पूरा 6 ही आएगा सर। 6 ही आएगा, तो हम तो इससे ज्यादा दे रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब हम 9% दे रहे हैं, हम बोलते 6% है। आप 9% टैक्सेबल क्यों नहीं बेचते? पहुंच पा रहा हूं आप तक? सबसे बड़ी चीज, एलआईसी को चूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के लिए 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं एलआईसी के। जितने पॉलिसी होल्डर एलआईसी के हैं, अगर इसकी जनसंख्या के हिसाब से कैलकुलेशन लगाई जाए तो ये चौथा देश बन जाता है। 202 देशों में से चौथा देश ये बन जाता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये किसी ना किसी ट्रस्ट और किसी रिलायबिलिटी की वजह से ही हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमें उस ट्रस्ट को बना के रखना है, हमें उस रिलायबिलिटी को डिलीवर करना है, हमें हाई लेवल का ट्रस्ट बना करके रखना है। आज देखो, जितने लोगों के हमारे पास नेफ्ट रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आप सभी लोगों को अपनी अपनी ब्रांचेस से वो लिस्ट मिल रही होगी कि इन लोगों की मेच्योरिटी करानी है, इन लोगों के पेपर्स ला के दो। ये लोग मिल नहीं रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। आज एलआईसी ने अपने न्यू प्रपोजल के अंदर ही ये सब चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी हैं। डेथ क्लेम में दिक्कत ना आए, इसलिए एलआईसी ने 19 जनवरी से ये भी शुरू कर दिया कि आपको नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का पैन कार्ड वो भी साथ में अटैच कर दो। और अब उसके बगैर केस आगे भी नहीं जाएगा। तो आने वाले समय में किसी भी चीज़ की वजह से हमारे को दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी नेफ्ट हम पहले टाइम पर ही रजिस्टर कर रहे हैं जब पॉलिसी सेल कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, पॉलिसी के क्लेम आने में दिक्कत आएगी? मेच्योरिटी के टाइम पे दिक्कत आएगी? जो आज हमारे को कुछ लोग ढूंढने पड़ रहे हैं, बाद में तो वो भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे जब जब समस्या आती है, उस समस्या का उसी के हिसाब से समाधान लिया जाता है। तो हमारे को जो ये ट्रस्ट है और रिलायबिलिटी है, पहले के मुकाबले बढ़ रही है। और आप देखो, हमने जीवनश्री सब लोगों ने बेचा है। जीवनश्री की रिटर्न्स हम लोगों ने 18,12,500 रुपये कमिट करी थी लोगों के साथ, जिसमें 14,75,000 रुपये गारंटेड था, बाकी लॉयल्टी एडिशन था। लेकिन आज जब कस्टमर को मेच्योरिटी मिल रही है, दैट इज 19,87,000 रुपये। क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या हम ये चीज़ें लोगों को शेयर कर रहे हैं? क्या हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने 18,12,500 रुपये के बारे में बात की थी और हम 19,87,000 रुपये पे कर रहे हैं? बीच बीच में होती रहेगी बात। यहाँ ना 10% रखा जाओ ऐसी रह जाओ महीना। सबसे बड़ी बात क्या है कि एलआईसी का जो नेटवर्क है बहुत बढ़िया हो गया है। वाइड नेटवर्क है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है, और प्रीमियम जो है धीरे धीरे आप देखो कंपिटिटिव होते जा रहे हैं। अभी प्रोटेक्शन प्लस आया, बोनस डिक्लेरेशंस लगातार हो रही है, क्लेम रेशियो लगातार बढ़ रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, सीएसआर बहुत बढ़िया हो रहा है। हर चीज़ के जरिए एलआईसी अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये सब हमारे फायदे के लिए हो रहा है। अगर हम इन चीज़ों का फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखो, टेलर मेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। किसी ने कभी सुना था कि लाइफ इंश्योरेंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको? आप बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस मिलती है कभी? हमारी यूलिप पॉलिसी इंडेक्स प्लस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको मैच्योरिटी तक रहना पड़ेगा। अगर आप जिंदा हो तो हम इंश्योरेंस के जितने चार्जेस काटे हैं सारे वापस कर देंगे। तो क्या ये इंश्योरेंस के चार्जेस लेकर पॉलिसी हो रही है या टेम्परेरी चार्जेस लेकर के पॉलिसी हो रही है, विच इज रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी? दोस्तों, चीजों को
बहुत बदलाव आया है चीज़ों में, बदलाव के साथ उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका में बहुत बदलाव आया है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1965 से पहले वाले जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस अलग है, 80 के बाद वालों का थॉट प्रोसेस अलग है, 2000 के बाद वालों का थॉट प्रोसेस अलग है, 2010 के बाद वालों का अलग है, 2020 के बाद वालों का अलग है, और 2025 के बाद वालों का थॉट प्रोसेस अलग है। हम सबको एक ही साथ एक ही जैसी चीज करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम टर्म इंश्योरेंस जो है वो किसी भी इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस का बेस है, और हम अपनी कोई भी कन्वर्सेशन के अंदर टर्म इंश्योरेंस को आने ही नहीं देते। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, लेकिन अगर टर्म इंश्योरेंस के फोकस करके आप बात करोगे तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात करता हूं कि अगर मैंने राजेश राठौर जी को ये कहा कि आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए जिसमें 75 साल की उम्र तक अगर आपको कुछ भी हो गया तो हम 1 करोड़ रुपए देंगे, और कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं देंगे, राजेश राठौर जी सामने से ही एक सवाल डाल देंगे कि भाई क्यों नहीं दोगे। और अगर जैसे ही इन्होंने ये बात बोली तो आप बताओ अपने आप उस पर आ गए या नहीं आ गए दूसरे वाले प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन अगर सामने से, कितने लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ये कहते हैं कि मैं कहीं भी पैसा डालूं अगर मेरे को कुछ नहीं हो तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो ठीक है बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो अच्छा है, मैं ऐसी जगह पैसे लगाता हूं जहां से ना मिले तो अच्छा है। तो उसके साथ हमारे को टर्म इंश्योरेंस के साथ हम एंडोमेंट पॉलिसी दे सकते हैं, हम 90 लाख रुपए की टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं और 10 लाख रुपए की एंडोमेंट पॉलिसी दे सकते हैं, ताकि प्रीमियम भी रिफंड हो जाए सारे के सारे, विद बोनस कुछ आ जाए। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हम लोगों को बनाने पड़ेंगे, हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे उस चीज को फायदेमंद बनाया जा सकता है जिसमें विन विन सिचुएशन हो सभी के लिए। सबसे पहली विन सिचुएशन होनी चाहिए कस्टमर के लिए, दूसरी विन सिचुएशन होनी चाहिए एलआईसी के लिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो भी कस्टमर चूज कर रहे हैं वो हेल्दी हो, वेल्दी हो, और वही एलआईसी तक पहुंचे। करेक्ट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए मैंने कहा कि पहला बेनिफिट कस्टमर का होना चाहिए, दूसरा बेनिफिट एलआईसी का होना चाहिए, अपने आप को तो तीसरे नंबर पे रखना है आपने। आप तीसरे नंबर पे रह के जितना कमा सकते हो कोई सोच भी नहीं सकता कितना कमाया जा सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको इंश्योरेंस और सेविंग्स दोनों का मिक्स बेनिफिट मिलता है। कितने लोग इन्फिनिटी को जानते हैं? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी शब्द ऐसे बनता है, कोई चैट बॉक्स में लिख दे इन्फिनिटी क्या होता है। जो कभी खत्म हो रहा है, जिसकी कोई सीमा ना हो। जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आज आपको बताता हूं, कस्टमर के साथ आप जाकर के ये इन्फिनिटी की बात करोगे ना तभी मजा आएगा। ये इन्फिनिटी का साइन मैंने बना करके दिया है इसको, ये देखो, ये इन्फिनिटी है। करेक्ट। अब इस इन्फिनिटी के अंदर आप चेक करके मुझे बताओ कि एक नंबर पे तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं पॉलिसी के अंदर, 2 नंबर पे मेरे को सिक्योरिटी मिल रही है, यानी 1 से 2 पर आया, तीसरे नंबर पे मेरे को पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, और चौथे नंबर पे मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमेशा कस्टमर को आपने इसी तरीके से बताना है इन्फिनिटी। ये जो इन्फिनिटी है ना, इसका अगर फोटो लेना है तो ले लो। इन्फिनिटी अगर बताओगे तभी कस्टमर को ये चीज का मजा आएगा, क्योंकि आज तक आप उसको एक लिमिटेड चीज देते हुए आ रहे हो, बट दिस इज इनफाइनाइट। बाकी तो ये हमारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, चलते रहते हैं। आज के बारे में मतलब अभी तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन समय की सीमा हमारे को अलाउ नहीं कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है यूलिप वर्सेस एंडोमेंट प्लान में। जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं तो रिटर्न्स की भी दिमाग में रहती है और उसको प्रोटेक्शन की भी दिमाग में रहती है, प्लस ये भी सोचते हैं कि भी हमारा भी इनकम ठीक ठाक हो जाए। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अब क्या सजेस्ट करें ऐसे मौके पर, डिपेंडिंग सर, ऑन मतलब एज। एज नहीं में नहीं, वही मैंने कह तो रहा हूँ अभी कि अभी अभी आपको बताया कि पहला बेनिफिट कस्टमर का, दूसरा एलआईसी का, तीसरा आपने देखना है अपना।
अपने आप को तीसरे नंबर पर रख के चलोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दैट इज ट्रू। ऑलवेज LIC करके कोई है, ये कुछ इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी, ऑलवेज LIC प्लीज। अनम्यूट करो अपने आप को। ये अच्छा तो रहे यदि हम सभी अपना नाम लिखें, क्योंकि अच्छा रहता है, हम पहचान पाते हैं। अब ऑलवेज LIC लिखा, किसी ने वी लिख दिया, वो अच्छा नहीं लगता। हम किस नाम से पुकारें, किससे बात करें, हेलो। पता नहीं होता। हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र बिष्ट है, मैं ब्रांच 127 से। हाँ सत्येंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी पार्क में है लगता है आप, मॉर्निंग नहीं वॉक। सर, आ गया रनिंग करके, आज बारिश हो रही है। अच्छा। बहुत बढ़िया सर। सर मैं ये मानना, मतलब मेरे को कई बार ये लगता है कि हमें ना अपने आप को सेल्समैन ना करके कंसल्टेंट की भूमिका में पर रखना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया में MDRT की रेशो जो है, पहले अगर 100 MDRT हुआ करते तो मात्र 10 रह गए हैं। हम्म। तो अगर संस्थाएं नहीं बदलती है तो हम संस्था को तो नहीं बदल सकते, मगर अपने आप को तो बदलना हमारा जरूरी है, क्योंकि हमें अपना पेट पालना है। करेक्ट। तो मेरा अपना मानना यह है कि सर हमें जो है, जो और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, कि जैसे मेडिक्लेम का हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, RBI बॉन्ड्स हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया, और हो सके किसी का अच्छा तजुर्बा है और जो आगे जाना चाहता है तो उसको रियल एस्टेट में भी डाइवर्सिफाई करके अपने आप को सरवाइव करने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्या बिश साहब, आपका कोई सवाल है क्या इस आज की प्रेजेंटेशन मेरा से? एक सवाल ये है कि क्या सर हमें जो एक लीडरशिप प्रोग्राम चलते हैं LIC के अंदर, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जैसे CLI-शिप हो गई या ऐसे लीडरशिप प्रोग्राम में? सर ये 1-to-1 पे बात की जा सकती है इस बारे में, क्योंकि सबको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता होता है। जिसके अंदर स्ट्रेंथ है उसको करना चाहिए, जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू। थैंक यू जी। टाइम ओवर हो चुका है। हाँ ठीक है। आप सर तो सरस्वती, सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों के सवाल नहीं ले पाऊंगा, तो अभी हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे।